जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज इस चैप्टर को फुल डिटेल के साथ समझने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो एक भी सवाल आपका छूटेगा। मतलब इस तरीके से हम समझेंगे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर के नाम को। देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। मतलब हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में ही पढ़ना है। जो भी जानकारी मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में वही हम लोगों को ग्रहण करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड है रासायनिक अभिक्रिया, ये समझ लीजिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया काफ़ी सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन। अगर रासायनिक तरीके से कोई भी परिवर्तन होता है हमारे वातावरण में तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा सिंपल सा चीज़ है। मतलब कि रासायनिक तरीके से जितने भी परिवर्तन होते हैं हमारे पर्यावरण में उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसको कुछ उदाहरण के साथ और भी बढ़िया से समझते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि गर्मी के मौसम में दूध कुछ समय के बाद खट्टा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तब जाके वो खट्टा हुआ है। उसी तरीके से लोहे में जंग लगना, आप अगर लोहे को 2-3 महीने के लिए खुला अवस्था में रख देंगे तो आपको पता है उसमें जंग लग जाएगा या फिर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले 1 साल तक उस लोहे का नाम निशान मिट जाएगा। तो ये जो गर्मी के मौसम में दूध का फटना या फिर खट्टा होना और लोहे पर जंग लगना खुला वातावरण में, तो ये सारी चीज़ें जो है रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरीके से हमारे भोजन में जो भोजन पचता है, भोजन की पाचन की जो क्रिया होती है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वो भी रासायन के कारण ही होता है। उसी तरीके से फलों का पकना, फल जो पकते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही है, क्योंकि उसमें भी रासायन ही काम करता है, तब जाके फल पकता है। तो इसी तरीके से जितने भी प्रक्रियाएं होती है, परिवर्तन होती है, जो रासायनिक तरीके से होती है, फिर रासायन के कारण होती है, वो सभी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर अभिक्रिया होता है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें पता कैसे चलेगा? मतलब हम पता कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर होगा? तो ये चीज़ पता करने का तरीका है, आप इजीली पता कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप समझिए, जो प्रयोगशाला होता है यानी लैब, जहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहाँ पर मैग्नीशियम धातु का एक मैग्नीशियम तार होता है जो काफ़ी पतला होता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है लैब में, उपयोग करने के बाद इसको रखा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि उसका रंग जो हो बदल जाता है। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि जो मैग्नीशियम धातु है वो लगभग चांदी के रंग का होता है, मतलब चांदी की तरह दिखता है। लेकिन जो लैब यानी प्रयोगशाला में होता है उसका रंग चांदी की तरह नहीं होता है, उसका रंग अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब प्रयोगकर्ता जो है यानी जो भी प्रयोग करने वाले लोग हैं, वो प्रयोग करने के बाद जब मैग्नीशियम के उस पतले तार को रख देते हैं तो वो हवा के संपर्क में होता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में होता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब मैग्नीशियम आता है तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतला परत उस मैग्नीशियम धातु पर लगा रहता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग अलग हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम का रंग तो चांदी की तरह ही होता है, लेकिन वहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतला परत जमा हुआ होता है, इसीलिए उसका रंग बदल जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसका एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप और एक चीज़ समझ लीजिए, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है यानी जलता हुआ चूना, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो ये बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम पानी के साथ मिलाएंगे तो वो बुझेगा। मतलब जो जल रहा है चूना, उसको अगर पानी में डालेंगे या फिर पानी उसके ऊपर डालेंगे तो वो बुझ जाएगा, तब बनेगा आपका बुझा हुआ चूना। यानी बिना बुझा हुआ चूना के साथ पानी मिलाएंगे तो वो बन जाएगा बुझा हुआ चूना। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और साथ ही इस अभिक्रिया में
जो बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद जो बुझा हुआ चूना बनेगा उसके साथ साथ ऊष्मा भी बनेगा, यानी गर्मी भी पैदा होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं, यानी मेन सवाल। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम बहुत यानी 5 तरीके से पता कर सकते हैं। ये 5 तरीके बहुत हैं। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन, यानी आकार में परिवर्तन। हो सकता है कि कोई चीज़ छोटा था वो बड़ा हो गया, फिर बड़ा था तो छोटा हो गया, या फिर किसी अलग शेप का था वो अलग आकार का हो गया, तो ये है अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद है रंग में परिवर्तन, यानी उसका रंग बदल जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा, नीला से पीला। इस तरीके से रंग से परिवर्तन होने पर भी वो रासायनिक अभिक्रिया का पता चल जाएगा। उसके बाद अवक्षेप का बनना, यानी फालतू पदार्थ का बनना। आपको पता है जब लोहे को 2-3 महीने तक हम छोड़ देते हैं तो उसमें जो जंग लगता है, तो वो जंग हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, फालतू पदार्थ होता है। तो उस जंग का बनना जो होता है अवक्षेप का बनना, यानी फालतू पदार्थ का बनना। उसके बाद है गैस का निकलना। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और उससे गैस निकल रहा है तो वो भी, उससे भी हम पता कर सकते हैं। उसके बाद है ताप में परिवर्तन, यानी गर्मी में परिवर्तन। ताप, अभिक्रिया से पहले अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडा था तो अभिक्रिया के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा करने लगता है। तो इस तरीके से भी परिवर्तन के बारे में हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है यानी। टोटल 5 तरीके हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप एक उदाहरण देख के समझिए, जैसे कि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो तीर से जो पहले है मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन, तो ये जो पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको कहते हैं अभिकारक। और जो तीर के उस पार बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है उत्पाद, यानी तीर से अगले भाग वाले को हम अभिकारक कहेंगे, यानी जो सब पदार्थ भाग लेते हैं उस क्षेत्र को हम कहेंगे अभिकारक। और जो बन जाते हैं, परिणाम निकलते हैं, तो उसको कहेंगे उत्पाद। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। अब हम अभिकारक और उत्पाद भी समझ गए। उसके बाद जो आता है मेन चीज़ रासायनिक समीकरण, तो ये चीज़ समझिए। देखिए, इसका पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है, अभिकारक, उत्पाद ये भी पता है, और रासायनिक सूत्रों के जगह सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र समझ लीजिए। जैसे कि मैग्नीशियम का जो रासायनिक सूत्र है वो Mg, ऑक्सीजन का वो, इसी तरीके से जो शॉर्ट फॉर्म है उसको कहेंगे रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे अभिक्रिया से हमें ये समझ में आता है रासायनिक समीकरण में कि किसी भी पदार्थ के नाम के बदले हम अगर उसका रासायनिक सूत्र यानी शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आई थिंक कि आप लोग रासायनिक समीकरण भी समझ गए होंगे। तो